Good morning बच्चों. So I welcome you all to today's chemistry class. In the last class we have discussed the liquid state of matter. So today we are going to start with the last state which is the gaseous state of matter. लास्ट से 2 क्लासेस में हमने पहले सॉलिड स्टेट की बात करी थी, फिर हमने लिक्विड स्टेट की बात करी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी. आज हम बात करने वाले हैं गैशियस स्टेट की और इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में कंपैरिजन में. ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक आपको समझ आ गया. आज की क्लास का टॉपिक है गैशियस स्टेट ऑफ मैटर एंड द कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. और हम मेरे पिछले क्वेश्चंस भी दिए थे. आई होप आपने वो क्वेश्चंस जो है किए होंगे. कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस किए थे और एक वीडियो में सेंड किए हुए थे, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट इफ़ यू हैव नॉट सीन इट येट. सो नाउ लेट अस बिगिन द गैसेस स्टेट. पहले गैसेस स्टेट को करने से पहले आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दो ना गैसेस के. कहाँ देखने को मिलती हैं? पूरा एटमॉस्फेयर जो है, पूरा एटमॉस्फेयर गैसेस स्टेट ही तो है. हमारे आसपास इतनी सारी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है. तो ये सब गैसेस हैं हमारे आसपास. इसके अलावा जैसे आप डिओड्रेंट स्प्रे करते हो, परफ्यूम स्प्रे करते हो, वो गैस है. फिर आपने सुना होगा एलपीजी. एलपीजी कौन सी गैस होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर्स में होती है, जिसकी वजह से आप लोग खाना बना पाते हो. ठीक है, एलपीजी गैस हो गई. फिर अदर देन दैट हमारे पास कौन सी गैस है? नेचुरल गैस होती है. नेचुरल गैस जिसको आप CNG के नाम से भी जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? पेट्रोलियम जहाँ मिलता है ना, जैसे पेट्रोल निकालते हैं ना जहाँ से, तो जहाँ भी पेट्रोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उनके ही ऊपर जो है नेचुरल गैस के भी डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं. तो उस नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं तो वो CNG बन जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस. कंप्रेस करने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देना. प्रेशर लगा देते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस नेचुरल गैस. तो उसके अलावा जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, पूरी बन रही है घर में, तो आपको बाहर तक की स्मेल आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी. ऐसी कोई सब्जी बन रही है तो खुशबू से ही आप पहचान लेते हो कि जी इस चीज़ की है. फिर ये सभी जो है, ये सभी गैसियस स्टेट है. अब आप मुझे इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ क्या बताना, कुछ सोच के बता सकते हो आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी? देखो, मुझे ये दिखता है कि सारी की सारी जो गैसियस स्टेट है, ठीक है, गैस रूम में प्रेजेंट है, तो क्या वो रूम की शेप ले रखी है? मतलब उनकी जहाँ पर, अगर मैं एक बोलूँ कि मेरे पास एक एम्प्टी कंटेनर था और मैंने उसको ऊपर से बंद कर दिया, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी? गैस प्रेजेंट होगी. इसका मतलब गैसेस तो हर जगह ही हैं, तो जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट है वो उन्हीं की शेप लेकर बैठे हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात, मुझे गैसेस की शेप के बारे में क्या पता लगती है कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. यही बात लिक्विड के बारे में भी थी. गैसेस की, लिक्विड्स की भी कोई फिक्स शेप नहीं थी. तो नोट कर दीजिएगा गैसियस स्टेट, उसके बाद आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट, उसके बाद आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. दूसरी, हम बात करते हैं इनकी वॉल्यूम की. गैस की खुद की कोई वॉल्यूम होती है? मैं जितना किसी गैस पर प्रेशर लगाऊंगी वो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो उतने पास 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 आते जाते हैं. गैसेस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती. आप चाहो तो सेम अमाउंट ऑफ गैस को, एक्चुअली गैसेस का सीन क्या होता है, उनको जितनी जगह मिलती है ना वो उतने में स्प्रेड हो जाती हैं. जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसको बंद किया अपनी फिस्ट को, तो इसमें मेरे पास गैस है, मैंने जैसे ही ओपन किया वो जो गैस थी वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गई. गैसेस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती. माइंड इट, गैसेस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती. उनको जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह में फैल सकती हैं. मतलब जैसे मैं बोलूँ कि थोड़ी सी हमारे पास गैस है, 1 लीटर गैस है, उस 1 लीटर गैस को मैंने एक सिलेंडर में भर दिया तो भी वो उतनी है. उस 1 लीटर गैस को सिलेंडर से निकाल दिया तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी, हो सकता है पूरी बिल्डिंग में फैल जाए. यानी सेम गैस को जितनी जगह मिलेगी वो उतनी ज़्यादा स्प्रेड होती जाती है. तो गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है. नो फिक्स्ड वॉल्यूम.
गैसेस की ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप। ये ऑपोजिट जा रहे हैं हम लिक्विड के। लिक्विड अगर 1 गिलास लिक्विड है, 1 ग्लास वाटर या 1 लीटर वाटर विल रिमेन 1 लीटर ऑफ वाटर, चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दो। छोटे कंटेनर में डालोगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा, बड़े में डालोगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा। पर गैसेस, मेरे पास कोई गैस अगर 1 लीटर है तो मैं जिस कंटेनर में उसको डालूंगी ना, उसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतनी बन जाएगी। आप समझ रहे हो? अगर 1 लीटर गैस को एक छोटे डिब्बे में बंद करके रखा है तो वो उस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम होगी। उसको रूम में छोड़ दिया तो जो रूम की वॉल्यूम है वही गैस की वॉल्यूम होगी। जैसे कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो क्या वो परफ्यूम आपके पास तक रहता है? वो तो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, दूसरे रूम में भी स्प्रेड हो जाता है। मतलब आप यहाँ अभी राइट नाउ बैठ कर डीओ स्प्रे करो और दूसरे रूम तक जो है उसकी खुशबू चली जाएगी। यानी गैस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, उसको जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। गैस की अपनी वॉल्यूम नहीं होती, जिस कंटेनर में आप उसको रखते हो उसकी वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम मानी जाती है। इज दिस क्लियर? तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद अब जो है गैसेस के पार्टिकल्स की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अब ये फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो गैसेस जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अभी तक हमने लिक्विड स्टेट की सॉलिड बनाए थे तो मैंने कहा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हमने बोला था लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट के बारे में हमने क्या बोला कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ना गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स उसके बहुत ही दूर दूर होते हैं, दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितनी ज़्यादा बीच में, देखो अब इस पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा जगह होती जाएगी बीच में, स्पेस होती जाएगी बीच में, उतना ज़्यादा इनको हम फोर्स लगाकर पास पास ला सकते हैं। इस पे मैं फोर्स लगाऊंगी, ये पास आएगा। जितना ज़्यादा इनके बीच में गैप होगा उतनी ज़्यादा उनमें पास आने की एबिलिटी होगी। तो इसको जिस फोर्स लगाकर पास लाने को बोलते हैं कंप्रेस करना। क्या बोलते हैं? कंप्रेस करना। जैसे इसके पार्टिकल्स को हमने कंप्रेस किया तो क्या होगा, ये बहुत पास 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 आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रेशर लगाओगे इसके पार्टिकल्स उतने पास आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बलून है, बलून पूरा स्प्रेड हो रखा है, आप उस पर चारों तरफ से प्रेशर लगाओ, वो पास आएगा आएगा आएगा, और हो सकता है एक टाइम के बाद वो प्रेशर टॉलरेट ना करे और बर्स्ट हो जाए। बट देन इनिशियली जब आपने उस पर प्रेशर लगाया तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे थे। तो क्या रीजन है इस चीज का? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हम इस पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स जो हैं उतने पास आते जाएंगे, राइट? तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। बहुत ज़्यादा हम इन पे प्रेशर लगा सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, इतनी बार दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। अब क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इनकी स्पेसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब पार्टिकल्स के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे बिटवीन, आप पूरा लिखना। बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बोल सकती हूँ कि पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। तो कोई चीज़ जितनी दूर होती जाएगी उसके जो फोर्सेस हैं वो उतने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा आपस में जो अट्रैक्ट करने का फोर्स है वो उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फोर्स के बारे में क्या बोलोगे आप? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। ठीक है, इसके क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। ठीक,
उसके बाद आप क्या बोलोगे, फ्लो करती हैं क्या गैसेस? गैस फ्लो करती है, बिल्कुल फ्लो करती है, एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे से तीसरे में, या जैसे एयर है वो फ्लो करती है, जैसे लिक्विड्स फ्लो करते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं कर रहे थे पर लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती हैं। तो 7th पॉइंट आप क्या हो जाएगा, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो। अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी इनमें? काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, मूव करने की टेंडेंसी, किसी भी चीज़ की जो मोशन की एनर्जी है, कितना उसके पास मोशन है, उसे क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो इनको इतनी जगह मिल जाती है घूमने के लिए। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, जब तक तो टीचर क्लास में है तब तक तो आप लोग एकदम शांति से अपनी अपनी सीट्स पर रहते हो, टीचर के जाते ही आप एकदम इधर उधर उछल कूद मचाने लग जाते हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम बढ़ जाती है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आपको जगह मिल जाएगी, जितना जगह आपको ग्राउंड में छोड़ दूंगी आपको, तो ग्राउंड में आप और ज़्यादा मूवमेंट करोगे, भागोगे, दौड़ोगे। क्लास में रहोगे तो बस एक बेंच से दूसरी जगह जाओगे, समझ रहे हो? तो जितनी ज़्यादा जगह मिल जाएगी उतना उसका मोशन बढ़ जाएगा, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, इज़ वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी इनकी कैसी है, वेरी हाई है। इज दिस क्लियर? तो ये आपके पॉइंट्स हो गए गैसियस स्टेट्स के बारे में। ठीक है, आई होप आप इनको साथ साथ नोट कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का। आपकी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, मतलब टेबुलर फॉर्म में बनाकर दिखाओ आप उसको। उससे पहले गैसेस के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, गैसेस और लिक्विड्स दोनों के बारे में। तो आप उसको देखें, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नोट डालकर आप लिखेंगे, डिफ्यूजन लिखेंगे। डिफ्यूजन लिखेंगे। डिफ्यूजन जो है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग। क्या होता है डिफ्यूजन? इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी, मतलब इंटरमिक्स होने की क्षमता। टेंडेंसी मतलब क्षमता। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसी मिक्स होने को हम मिक्सिंग बोल के ना डिफ्यूजन वर्ड यूज़ करते हैं। मिक्सिंग ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में जाकर मिक्स हो जाते हैं आराम से। जैसे आप पानी में इंक डालो, वाटर में अगर आप इंक डालते हो तो क्या देखोगे कि वो इंक जो है वाटर के अंदर स्प्रेड होती है, अपने आप मिक्स होने लग जाती है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो सिलेंडर घर में लीक हो रहा हो तो स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि वो जो गैस थी वो अपने आप रूम की गैस के साथ मिक्स होने लग जाती है। तो इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, 1 मार्क में डेफिनेशन हो सकती है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्स होने की, यानी आपस के साथ मिल जाने की टेंडेंसी है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्या मैं सॉलिड को इंटरमिक्स कर सकती हूँ? सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जाते हैं। अगर मैं बुक के ऊपर पेन रखती हूँ, क्या तो पेन और बुक मिक्स हो जाते हैं? 2 सॉलिड्स हैं, वो मिक्स नहीं होते। पर अगर मान लो पानी के अंदर हम कुछ डाल दें, वाटर के अंदर हमने मिल्क डाल दिया, तो वाटर और मिल्क दोनों लिक्विड थे, मिक्स हो गए अपने आप। ऐसा तो नहीं है कि मिल्क उसके ऊपर रह गया, राइट? तो इसको कहा जाता है डिफ्यूजन, कि कोई भी चीज़ अगर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, आपस में दोनों मिल जाएं, तो उसे डिफ्यूजन कहा जाएगा। और ये उनमें पॉसिबल है जिनमें बीच में जगह हो, स्पेसेस हो। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं थी तो वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मान लो 2 सॉलिड्स हैं, 2 सॉलिड्स को जब हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया, ये एक सॉलिड ये दूसरा सॉलिड हमने प्लेस किया, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में तो जगह ही नहीं थी। बट अगर वहीं गैसेज आई, ये एक गैस आई और ये एक और गैस है यहाँ पर,
तो जैसे ही गैस और गैस एक दूसरे के पास आएंगी, ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, आराम से मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह है कि दोनों एक दूसरे के साथ इजीली इंटरमिक्स हो सकती हैं। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। गैस के पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, जब देखो मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन, चारों तरफ मूव करते हैं, ऐसे 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 चारों तरफ मूव करते हैं। इसे कहा जाता है रैंडम मोशन, रैंडम मोशन शो करते हैं। तो डिफ्यूजन भी अगर मैं बोलूँगी कि गैसेस और लिक्विड्स में ज़्यादा जल्दी कौन डिफ्यूज होगा, कौन होगा, गैसेस होंगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस लिक्विड के पार्टिकल की स्पेसेस से ज़्यादा है। आर यू फॉलोइंग? स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, देयरफॉर गैसेस विल शो डिफ्यूजन मोर रेडिली एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक छोटी सी बात और करेंगे। यहाँ पर मैं एक वर्ड बताऊंगी, इसके बाद आपने ये नोट डाल के डिफ्यूजन तो लिख लिया होगा, डिफ्यूजन लिखा ना, डिफ्यूजन के नीचे डेफिनेशन लिखने के बाद ये लाइन लिख लेना कि गैसेस हैव मोर एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन देन लिक्विड्स। क्या लिखेंगे आप? गैसेस हैव मोर एबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन देन लिक्विड्स। ठीक है, उसके बाद में एक नोट आप और डालें और उस नोट में आप समझेंगे डेंसिटी के बारे में। अभी सिर्फ लिखें और लिखें डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? अभी लिखो नोट और डेंसिटी। ठीक, अब डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले डेंस होना यानी कितना ज़्यादा कोई चीज़ में मास प्रेजेंट है। डेंस होने का मतलब कि सेम यूनिट में, सेम वॉल्यूम में या सेम एरिया में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनाती हूँ, ये एक सॉलिड, ये एक लिक्विड और ये एक गैस हो गई। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं? एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड है। ठीक है, वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हैं? लिक्विड के पार्टिकल थोड़े थोड़े एक दूसरे से कैसे हैं? दूर है, उनके बीच में स्पेसेस हैं, सॉलिड से ज़्यादा स्पेसेस हैं, उनकी फोर्सेस सॉलिड से ज़्यादा वीक हैं। गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं? गैस के पार्टिकल्स तो बिल्कुल ही एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमने बनाया सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों की वॉल्यूम सेम है, एक बॉक्स लिया हुआ है तीनों के लिए सेम। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके पास आए? सबसे ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड के पास है, मतलब सेम में यहाँ पर कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पे कम है और यहाँ पे और कम पार्टिकल्स हैं। तो इसी को इसका वेट, सब तीनों के वेट में अगर मैं वेट देखूँ कौन ज़्यादा हैवी है, सबसे हैवी कौन होगा? सबसे ज़्यादा हैवी कौन होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स आए। जिसके पास जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे उसका मास उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसके पास पार्टिकल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मास इसका होगा, इसके पार्टिकल्स कम है, इसका और कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो सेम वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसे कहा जाता है डेंसिटी। क्या कहा जाता है? डेंसिटी। तो डेफिनेशन लिखें, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। मास किस पर डिपेंड करेगा? मैटर पे। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उसका मास होने वाला है। समझ आ गई? तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? डेंस मतलब गाढ़ा, संघना। कौन है सबसे ज़्यादा डेंस यहाँ पे? जिसके पास ज़्यादा पार्टिकल है, यानी कि सॉलिड्स, उससे कम लिक्विड्स, उससे कम, सबसे कम कौन है? गैसेस। सबसे ज़्यादा डेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे नेक्स्ट लाइन में आप लिखें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर, सॉलिड्स सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड्स, ये डायग्राम बना लेना, और सबसे कम किसकी है? गैसेस की। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स और फिर गैसेस की। समझ आया? अब अगर मान लो आपको वो सॉलिड की कंपेयर करने को बोल दे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आयरन और कॉटन। आयरन और कॉटन दोनों ही सॉलिड हैं, पर आप खुद सोच के बताओ ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा गाढ़ा कौन है दोनों में से? आयरन और सॉलिड कॉटन में से ज़्यादा गाढ़ा कौन है? ऑब्वियसली कौन है?
आयरन है। मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ इतनी सी जगह में तुम्हें आयरन फिक्स करना है और कॉटन फिक्स करना है, तो ज़्यादा कॉटन तो बहुत हल्की होगी, कुछ भी नहीं आएगी, बिल्कुल लाइट रह जाएगी। ज़्यादा कौन हो जाएगा? आयरन के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा। इतनी वॉल्यूम में ज़्यादा मास, ज़्यादा पार्टिकल्स किसके आएंगे? आयरन के, और कॉटन के पार्टिकल्स कम होंगे। सिमिलरली मान लो मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ, हमने बोला हनी क्या होता है? शहद। शहद में और वाटर में ज़्यादा डेंस, ज़्यादा गाढ़ा कौन है? शहद में और वाटर में ऑब्वियसली कौन होगा? हनी होगा, शहद होगा। वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा डेंस होता है, उसके पार्टिकल ज़्यादा होंगे सेम वॉल्यूम में। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी? आई होप यू हैव। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंस करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है ना सारा, उसका ये एक रिकैपिटुलेशन है, यानी कि एक उसकी रिवीजन जैसा कुछ है। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपीज़ में इस तरह का टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। तो नाउ लेट अस बिगिन। ऐसे बनाना, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऊपर हेडिंग डालोगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस करने वाले हैं तीन स्टेट्स के तीन उसके ऊपर जो हमने पढ़े हैं, तीन फीचर, मतलब वो वाले फीचर्स के ऊपर जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं सबके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप के ऊपर। शेप, तो सॉलिड्स की शेप कैसी है? सॉलिड्स की शेप कैसी है? फिक्स्ड है। लिक्विड्स की शेप कैसी है? नॉट फिक्स्ड, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। और गैसेस की शेप कैसी है? इनकी भी कोई शेप फिक्स नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हो ये उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, तो शेप की बात करी हमने सबसे पहले। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में शेप सॉलिड की कैसी है? फिक्स्ड है। लिक्विड की फिक्स नहीं है, गैसेस की भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिड होना मतलब हार्ड होना, रिजिड होना। अब आपको समझ आ रहा है? आपने पहले सॉलिड लिखा, लाइन खींची, लिक्विड लिखा, लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके डालते हुए लिखते जाओ कि हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इनका डिफरेंस जो है करने वाले हैं। रिजिड मतलब क्या था? हार्ड। कितना हार्ड है, कितनी एबिलिटी है उसमें अपनी शेप को चेंज ना करने की। तो सॉलिड्स तो शेप चेंज नहीं करना चाहते, तो सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। पर लिक्विड्स और गैस तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों कैसे होते हैं? नॉन रिजिड। कैसे होते हैं? नॉन रिजिड। ये भी कैसे होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं। ठीक है, इतनी बात। आपने पॉइंट 1 शेप के ऊपर कंपेयर किया, पॉइंट 2 रिजिडिटी के ऊपर कंपेयर किया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 हम इनका ले लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम कैसी है इनकी? सॉलिड्स की वॉल्यूम कैसी है? सॉलिड की वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड है, जितनी वॉल्यूम है उतनी रहेगी। लिक्विड की भी वॉल्यूम्स कैसी हैं? फिक्स्ड है। लिक्विड की भी वॉल्यूम कैसी है? फिक्स्ड है, क्योंकि 1 लीटर लिक्विड 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप उसको किसी में भी डाल दो। पर गैसेस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती। गैसेस जिस कंटेनर में डालोगे उसकी वॉल्यूम ले लेती है, उसकी शेप तो लेती है, साथ में उसकी वॉल्यूम भी ले लेती है। तो इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। डू नॉट हैव देयर ओन वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात। फिर नेक्स्ट हम 4th पॉइंट हम बात करते हैं पार्टिकल के स्पेसिस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। किसकी बात करी हमने? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड्स के बीच में कैसी है? दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कैसी है? वेरी लेस, वेरी लेस। तो इसको हम बोलेंगे पार्टिकल्स आर, वेरी लेस लिखकर आप नीचे लिखे पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स कैसे हैं? टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, यहां पर आप लिखें लिक्विड स्टेट में क्या है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कैसी होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो हैं वो सॉलिड और गैसेस के बीच में होती हैं। सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा और गैसेस से थोड़ी
कम होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें स्पेसेस आर बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, स्पेसेस आर बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। ब्रैकेट में आप लिखें पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लूज होते हैं, बीच में गैप होते हैं, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। गैसेस के बीच में आप गैसेस के लिए क्या लिखेंगे इसके ऊपर, स्पेसेस आर वेरी लार्ज, लार्ज स्पेसेस, क्या लिख देंगे आप, लार्ज स्पेसेस। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसेस है, तीनों में सबसे ज्यादा स्पेसेस हैं, मैक्सिमम स्पेसेस हैं। एंड पार्टिकल्स आर कैसे पैक्ड हैं, पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है, फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, अब आप बात करोगे फिफ्थ पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात हो गई, तो अब क्या बात करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में क्या कहोगे, सॉलिड्स के बीच में मोस्ट फोर्सेस, मोस्ट फोर्सेस सबसे ज्यादा फोर्सेस हैं, मोस्ट फोर्सेस। ठीक है, इसके बीच में कैसे फोर्सेस है, लिक्विड के बीच में फोर्सेस आर लेस देन सॉलिड्स, सॉलिड से कम होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास थे तो सबसे ज्यादा फोर्सेस थे, इसके पार्टिकल सॉलिड से थोड़ा दूर दूर है, गैप होता है, तो फोर्सेस आर लेस देन सॉलिड्स बट मोर देन गैसेस, गैसेस से ज्यादा पर सॉलिड से कम। गैसेस के बीच में फोर्सेस की बात करेंगे, लीस्ट फोर्सेस, लीस्ट फोर्सेस यानी कि सबसे कम फोर्सेस जो हैं गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट अब मैं बात करूंगी काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन की एनर्जी, कोई चीज कितना ज्यादा मूव कर पा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत गैप है उनके पास, और सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो वही आप लिख दें यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, और यहां पे आप क्या लिखोगे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी गैसेस में है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के नीचे लिखोगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर, थोड़ा नीटली बनाना ये टेबल, आई एम नॉट एबल टू मेक वेरी नीट बिकॉज होल्डिंग फोन इन वन हैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट जो आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट हम बना देते हैं, और हमने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ी थी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब पास लाना, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो पहले ही इतने पास है, आप उनको कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होते, उनके पार्टिकल्स के पास आने की और कैपेबिलिटी नहीं होती, तो यहां पर आप लिखोगे नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होता, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, पर अगर मैं लिक्विड्स की बात करती हूँ, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना वो बहुत ही कम होती है, एकदम ना के समान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब बिल्कुल ना के समान, मतलब नो नहीं कह सकते, नो से थोड़ी सी ज़्यादा है पर इतनी भी नहीं है कि कंप्रेस आप उसको एक्चुअली कर ही पाओ, तो इसको कहा जाता है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही कम यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, इतनी बात। फिर उसके बाद गैसेस की बात करोगे तो गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर थे, हम तो गैसेस को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको, मतलब अगर पूरे रूम की भी गैस है ना तो पूरी रूम की गैस को हो सकता है मैं एक छोटी सी बॉटल में बंद कर पाऊँ, इतनी ज़्यादा गैसेस जो है कंप्रेसिबल होती हैं, पूरे रूम की गैस को एक छोटी सी बॉटल में हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, इतने उनके बीच में गैप होते हैं और इतनी ज़्यादा वो कंप्रेस की जा सकती हैं, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो गैसेस कैसी कंप्रेसिबिलिटी शो करेंगी, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, कैसे शो करेंगी, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी इनके पास होगी। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे देखो, 8th पॉइंट क्या हो जाएगा, 8th पॉइंट हम बात करें अगर डेंसिटी की, अभी अभी हमने बोला डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है,
सॉलिड लिक्विड गैस में जिसके पार्टिकल सबसे पास में है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड्स की। मोस्ट डेंस, सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, मोस्ट डेंस। फिर लिक्विड जो है लेस डेंस देन सॉलिड्स, सॉलिड से कम होते हैं, और इनकी डेंसिटी कैसी होती है? लिक्विड्स की लीस्ट डेंस, सबसे कम होती है गैसेस की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सॉलिड्स की, उससे कम किसकी होगी? लिक्विड्स की, उस सबसे कम किसकी होगी? गैसेस की। ठीक है, 9th पॉइंट अगर हम बनाते हैं तो फ्लूइडिटी पे बन सकता है। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लो करने की एबिलिटी। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लो करने की एबिलिटी। तो क्या सॉलिड्स फ्लो करते हैं? नो। तो फ्लूइडिटी सॉलिड्स के पास नहीं है। क्या लिक्विड्स फ्लो करते हैं? यस। क्या गैसेस फ्लो करती हैं? यस। तो सॉलिड्स के पास कोई फ्लूइडिटी नहीं है, लिक्विड्स के पास भी फ्लूइडिटी होती है और गैसेस के पास भी फ्लूइडिटी होती है। इज दिस क्लियर? तो दिस इज इट। ये है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस। आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लें, थोड़ा फेवर अप कर लें, अच्छे से करें, और इसके बेसिस पर आप कुछ क्वेश्चंस भी है अपनी बुक में जो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।